Hello guys, my name is Aryan Sharma and this is my new YouTube चैनल। तो दोस्तों मेरा जो मेन मोटिव है ये YouTube चैनल बनाने का वो यही है कि जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं एसएससी सीजीएल के एसएससी सीपीओ के, मैं उसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो जो मैंने आज पहला टॉपिक चुना है वो मैंने हिस्ट्री का चुना है, जिसका नाम है मुग़ल सल्तनत। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री को बुक से पढ़ें या विकिपीडिया से पढ़ें या हम गूगल से पढ़ें तो पहली बात तो हम बोर हो जाते हैं और हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम इसको एज अ वीडियो, एज अ स्टोरी या एज अ पीपीटी समझें तो पहली बात तो हम इसको कभी भूलेंगे नहीं और ये एज अ स्टोरी हमें बहुत ही अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी और ना हम कभी डेट भूलेंगे ना हम इसका कभी कंटेंट भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने आज पहला टॉपिक आपके लिए मुग़ल सल्तनत चूज़ किया है। मुग़ल सल्तनत के हमारे जो मेन 6 टॉपिक या जो मेन 6 राजा हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे बाबर, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे हुमायूं। तीसरे आते हैं हमारे अकबर। फोर्थ आते हैं हमारे जहांगीर। फिफ्थ आते हैं हमारे शाहजहां। सिक्स्थ आते हैं हमारे औरंगज़ेब। बाबर जो है, हुमायूं जो है सॉरी, वो बाबर के बेटे, अकबर हुमायूं के बेटे, जहांगीर अकबर के बेटे, शाहजहां जहांगीर के बेटे और औरंगजेब शाहजहां के बेटे। ये ऐसे चलता था, जिसके फादर किंग हुआ करते थे उनका बेटा ही किंग होता था आगे जाके। ठीक है, तो जो आज हमने इस वीडियो में कवर किया है वो किया है हमने बाबर, हुमायूं और एक इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर आता है जिसका नाम है शेर शाह सूरी। ठीक है, जिससे हुमायूं की लड़ाई हुई थी, वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जिसका इसमें अभी नाम नहीं है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आज हम इन 3 टॉपिक पे ही कवर करेंगे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन चारों पे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर एक ही वीडियो बना देता तो बहुत लेंदी होती और समझ नहीं आती और बोरिंग भी हो जाती। ठीक है, हिस्ट्री को हम बांट बांट के पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ भी आएगा, डेट्स भी याद रहेंगी। ठीक है, अब ज़रा फ़ोटो पे देखें तो हमारे पहले जो हैं ये बाबर, दूसरे हमारे हुमायूं, थर्ड हमारे अकबर, फोर्थ हमारे जहांगीर, फिफ्थ हमारे शाहजहां और सिक्स्थ हमारे औरंगज़ेब। ये 6 हमारे राजा हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे, मुग़ल सल्तनत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन 6 राजाओं में से वो सबसे ज़्यादा अकबर के ऊपर बनते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बाबर हुमायूं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले राजा से मुग़ल सल्तनत के, जिनका नाम है बाबर। तो लेट्स स्टार्ट। तो तो ये आ गए हमारे बाबर साहब। ठीक है, बाबर का हम आपको डिटेल में समझाएंगे अच्छे से। इनका पूरा नाम था मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, इन्होंने जो राज किया था इंडिया में वो क्या था, 1526 से लेकर 1530 तक, बस 4 साल इन्होंने राज किया। कम राज किया पर उन्होंने अच्छा राज किया। ठीक है, इनका जो जन्म था वो हुआ 14 नवंबर 1483 में एट फरगना, काबुल। काबुल में एक जगह है फरगना जहाँ पे बाबर का जन्म हुआ। इनके फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा टू, उमर शेख मिर्ज़ा टू इनके फादर का नाम था। और मदर का नाम था कुतलुक निगार खानूम, या निगार खानूम भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इनके मदर का नाम था। बाबर को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा माना जाता है। ये बचपन से अपने आप को एज अ किंग समझते थे और उन्होंने छोटी मतलब 13 से 14 साल की उम्र में ही अपनी खुद की आर्मी बना ली थी, जिसमें 400 से 500 मेंबर थे और आसपास के जितने भी ज़िले थे वहाँ पर उन सब पे वो राज किया करते थे। अपनी उन्होंने सेना बना ली थी, एक बहुत ही 400-500 लोगों की उन्होंने खुद सेना बना ली थी। ठीक है, इसमें यही है कि एट द एज ऑफ 14 ही मेड हिज ओन आर्मी ऑफ 400 to 500 पीपल। आसपास के राज्यों में इन लोगों की मदद से वो अपना राज किया करते थे। ठीक है, आगे जाके उन्होंने ये अपना अपना जो रुत है वही अपनाया अपनी किंगडम पे जब उन्होंने राज किया एज अ मुग़ल सल्तनत। ठीक है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल सल्तनत, मुग़ल एम्पायर कुछ ही बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा आपका ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, बाबर ने अपनी एक खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी थी
जिसका नाम था बाबरनामा, जो कि एक तुर्किश लैंग्वेज में थी। ठीक है, उसमें वो बताते हैं कि वो दिल्ली कैसे आए, उन्होंने कैसे दिल्ली में राज किया, किसने उनको दिल्ली में बुलाया, वो सब उन्होंने अपनी बाबरनामा जो है ऑटोबायोग्राफी, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में है, वो उन्होंने अपने हाथों से लिखी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, बाबर के बारे में और एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए बाबर के बारे में और कुछ पढ़ते हैं हम। बाबर ने जो फर्स्ट अटैक किया था इंडिया में, वो किया था 1519 एडी, भेरा, राजस्थान में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भेरा। कोई लोग कहते हैं कि बाबर इंडिया में 1526 में आया, जब इब्राहिम लोदी ने उनको बुलाया। पर कोई लोग कहते हैं कि वो 1519 में ही आ गए थे राजस्थान में, उन्होंने अटैक किया था, पर उस टाइम उन्होंने राज नहीं किया राजस्थान में, वो अटैक करके वापस अपने फरगना अफगानिस्तान में चले गए थे। ठीक है, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, इसलिए इसका कभी कंफर्म कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। पर जो पेपर में अगर आता है कि भेरा, उसमें ऑप्शन दिया होता है कि फर्स्ट अटैक कब किया था बाबर ने, तो 1519 भेरा राजस्थान में किया था। ठीक है, आफ्टर दिस अटैक ही केम टू इंडिया डायरेक्टली इन 1526। जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने उस टाइम राज नहीं किया था 1519 में, फिर वो सीधा 1526 में इंडिया में आए थे। ठीक है, अब इनकी हम लड़ाई देख ही लें, तो बैटल्स इनकी देख लें। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 एडी में हुई। किसके खिलाफ लड़ी इन्होंने? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाबर ने लड़ी इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई 1526 एडी में। ठीक है, दूसरी लड़ाई बैटल ऑफ खानवा 1527 एडी, किसके खिलाफ लड़ी? राणा संगा के खिलाफ। ठीक है, तीसरी आ गई हमारी बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एडी, किसके खिलाफ लड़ी? मेहंदी राय के खिलाफ। ठीक है, मैदनी राय, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते थे यार लोगों के। चौथी लड़ाई बैटल ऑफ घाघरा 1529 एडी। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ी? अफगानी फोर्सेस, जो उनके अफगानी फोर्सेस है अफगानिस्तान की, इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। 4 साल देखिए, 1526 से लेकर 1530 में तो उनकी मृत्यु ही हो गई, 1530 में डाइड इन 1530। 1526 में उन्होंने राज करना चालू किया, 1526 से लेकर 1529 तक देखिए इन्होंने लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं। मतलब ये कभी भी ऐसे राजा नहीं थे जिन्होंने ऐशो आराम करा हो या शांति से बैठे हों। इन्होंने जब तक राज किया है तब तक इन्होंने लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं हम कि बाबर की जो एंट्री है वो इंडिया में कैसे होती है, मतलब कौन उनको बुलाता है या कब उनकी एंट्री होती है। एंट्री ऑफ बाबर इन इंडिया। ठीक है, अब इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वही स्टोरी है जो मैंने आपको बताई थी, जो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखी थी। देयर वॉज अ किंग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देयर वॉज अ किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था इब्राहिम खान लोदी, जिनका नाम था इब्राहिम खान लोदी। ही गेव अप सीट ऑफ लाहौर टू हिज यंगर ब्रदर दौलत खान लोदी। इब्राहिम खान लोदी जब दिल्ली पर राज करते थे, दिल्ली सल्तनत की बात है ये, मतलब मुगल सल्तनत से पहले दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, उनके राजा थे इब्राहिम खान लोदी। उन्होंने अपने छोटे भाई को दौलत खान लोदी, जिनका नाम था, उनको लाहौर की गद्दी दे दी कि मैं दिल्ली में राज करूँगा और मेरे छोटे भाई तुम लाहौर में राज करो। ठीक है, बट दौलत खान लोदी wanted the seat of his elder brother इब्राहिम खान लोदी, दिल्ली सल्तनत। मतलब दौलत खान लोदी को लाहौर की गद्दी बहा नहीं रही थी। उन्होंने मन में बिठा लिया था कि मेरे को लाहौर में नहीं रहना, मेरे को दिल्ली की सीट चाहिए, दिल्ली सल्तनत की सीट चाहिए मेरे को। उनको अपने भाई की सीट चाहिए थी, किसकी? इब्राहिम खान लोदी की। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि यार मैं ऐसे तो इब्राहिम खान लोदी को मार नहीं सकता, कैसे हटाऊं। वो बहुत परेशान से हो गए। कौन? दौलत खान लोदी। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि अफ़गानिस्तान का एक बहुत ही शूरवीर योद्धा है जिसका नाम है ज़हुरुद्दीन बाबर। ठीक है, सो ही राइट अ लेटर टू मोहम्मद ज़हुरुद्दीन बाबर इन ऑर्डर टू गेट द सीट ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो बाबर को एक लेटर लिखते हैं कि आप मेरी मदद करें दिल्ली सल्तनत जीतने के लिए, मेरे साथ मेरे भाई पर अटैक करें, क्योंकि मैं अकेला तो उनको मार नहीं सकता। उन्होंने ये सब लिखा लेटर में। बाबर एग्रीड टू हेल्प हिम एंड विद द सपोर्ट ऑफ दौलत खान लोदी, विद द सपोर्ट ऑफ दौलत खान लोदी,
ही किल्ड इब्राहिम खान लोदी। वो इब्राहिम खान लोदी को दिल्ली में जाकर मार देते हैं। कौन? बाबर, विद द हेल्प ऑफ दौलत खान लोदी। ठीक है। दौलत खान लोदी थॉट दैट आफ्टर किलिंग इब्राहिम लोदी बाबर वुड गो बैक टू हिज कंट्री। ठीक है। अब दौलत खान लोधी सोचते हैं कि बाबर तो एक शिकारी है, वो मेरे भाई को मारेगा और अफगानिस्तान वापस चला जाएगा। जैसे उसने 1519 में राजस्थान पे अटैक किया था, वो वापस चला गया था, अब की बार भी चला जाएगा। पर भैया वो गया नहीं। बाबर को दिल्ली का एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आ गया। ठीक है। दौलत खान लोधी यही सोचता रहा कि चलो आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, अभी वीरवार आएगा तो नमाज़ पढ़ के चला जाएगा, ईद आएगी ईद मना के चला जाएगा। पर बाबर नहीं जाता। ठीक है। वो ना दौलत खान लोधी की बात मानता, और उसको दिल्ली का एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आ चुका होता है। वो अफ़गानिस्तान से आया होता है बेचारा, बंजर ज़मीन, ना आसपास कहीं पानी, बहुत दूर दूर के लिए पानी के लिए जाना पड़ता होगा। और फिर वो दिल्ली में आके देखता है इतनी साफ़ हवा, हर जगह पानी, हर जगह शान शौकत। तो वो सोचता है कि मैं अपना मुग़ल एम्पायर अब यहीं एस्टेब्लिश करूँगा। तो यही कहानी है कि ही एस्टेब्लिश मुग़ल एम्पायर इन दिल्ली इन 1526। ठीक है। और ये सारी स्टोरी जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है, जिसका नाम है बाबरनामा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि एक टर्किश लैंग्वेज में है। ठीक है। हमारे अब देखिए दूसरे राजा हमारे आ गए, हुमायूं साहब। कौन आ गए? हुमायूं साहब। ठीक है। ये आ गया मैंने हुमायूं। इन्होंने राज किया 1530 से 1540, 10 साल। फिर ये 1 साल के लिए फिर आए 1555 से लेकर 1556 तक। देखिए हुमायूं की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बड़ी है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है। सबसे पहले तो इनकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं हम, कि जैसे ही इज़ द सन ऑफ बाबर, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ही इज़ द सन ऑफ बाबर। ठीक है। ही डाइड ऑन 27 जनवरी 1556। इनकी डेथ हो गई, वो तो हम बाद में, चलिए बाद में कवर करेंगे। इनकी फाइट्स के बारे में देख लेते हैं, हुमायूं की फाइट्स के बारे में। पहली इनकी जो फाइट है वो है बैटल ऑफ देबरा, 1531 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ देबरा में हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर अटैक किया था, जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि हम नया कैरेक्टर जोड़ेंगे, वो अब यहाँ पर आ गए। ठीक है। हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर अटैक करा और हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हरा दिया इस फाइट में। ठीक है। हुमायूं, इसमें ये लिखा है इन दिस फाइट हुमायूं बीट शेर शाह सूरी, बीट या किल या कुछ भी। ठीक है। अब आगे दूसरी फाइट होती है बैटल ऑफ चौसा। कब होती है? 25 जून 1539। देखिए डेट्स बिल्कुल याद रखिएगा, डेट्स ही पूछी जाती हैं पेपर में। अब जब शेर शाह सूरी हारा बैटल ऑफ देबरा में, मतलब पहली फाइट में इसमें, तो उसने अपनी ईगो पे बात ले ली। उसने बोला कि अब तो मैं हुमायूं को हरा के रहूँगा। तो 1531 से 1539, मतलब 8 साल उसने प्रिपरेशन करी। किसको हराने के लिए? हुमायूं को। अपनी सेना बनाई, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, अपने आप की पावर बढ़ाई हुमायूं को हराने के लिए। ठीक है। हुमायूं को हराने के लिए इसमें बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी फिर फाइट होती है, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है। इन दिस फाइट शेर शाह सूरी बीट्स हुमायूं। ठीक है। उसका बदला पूरा। अब वो सोचता है कि मैंने उसको हरा दिया, हुमायूं सोचता है अब मैं हार गया। अब देखिए क्या होता है आगे, स्टोरी कैसे बदलती है। हुमायूं सोचता है कि अब तो मैं हार गया, अब तो मेरे पर अटैक वो करेगा नहीं, क्योंकि मैं पहले से हारा हुआ हूँ। बेचारे के पास थोड़ी सी सेना बची होती है, ना उसके पास कोई सोर्स होता बचने का। वो सोचता है अब तो मैं हार ही गया हूँ, तो मेरे पर क्या अटैक होगा। पर शेरशाह सूरी कुछ ज़्यादा ही अपनी ईगो में बात ले चुके होते हैं। फिर वो तीसरी लड़ाई लड़ते हैं, जिसका नाम है बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम। पेपर में दोनों नाम से पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बिलग्राम क्या है या बैटल ऑफ कन्नौज क्या है। ठीक है। ये लड़ाई लड़ी गई 1540 में, मतलब 1539 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई, और एक ही साल बाद शेर शाह सूरी ने 1540 में फिर अटैक कर दिया हुमायूं के ऊपर। मतलब बेचारे के ऊपर वैसे कुछ नहीं था और फिर उस पर अटैक कर दिया। ये देख ली, हुमायूं वॉज बीटन अगेन फ्रॉम शेर शाह सूरी। हुमायूं फिर से हार गए शेर शाह सूरी से,
जितनी उनके पास सेना बची थी वो भी ख़त्म, जितने रिसोर्सेज बचे थे वो भी ख़त्म। हुमायूं के पास कुछ भी नहीं बचा, वो बिल्कुल बिल्कुल ही खाली हो गए थे। अब देखिए आगे देखिए, आफ्टर दिस वॉर हुमायूं वॉज टोटली बीटन फ्रॉम शेर शाह सूरी, बिल्कुल ही वो हार चुके थे। एंड ही हैड नो प्लेस टू एस्केप, उनके पास छुपने के लिए, और टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए या बचने के लिए कोई जगह नहीं थी फ्रॉम शेर शाह सूरी। ठीक है, उनसे बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। सो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शेर शाह सूरी ही रन्स टूवर्ड्स इराक, हुमायूं इराक की तरफ भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए शेर शाह सूरी से। और वहाँ पे जो इराक का राजा होता है उनसे वो मिलते हैं, जिनका नाम होता है शाह तामस्प। जो इराक के राजा होते हैं उनका नाम होता है शाह तामस्प, जिनसे हुमायूं जाके मिलते हैं। या फोटो में देख सकते हैं, ये शाह तामस्प है। ठीक है, जो उस टाइम ईरान के राजा रहे होते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी फिर शुरू होती है जब वो राजा शाह तामस्प से मिलते हैं। वहाँ पे हुमायूं एट द किंगडम ऑफ शाह तामस्प ही फॉल इन लव विद हामिदा बानू। अब ये भाई साहब के पास वैसे कुछ तो होता नहीं, तो ये लव स्टोरी चालू कर देते हैं कहाँ पे, हामिदा बानू के पास या हामिदा बानू के साथ, जो कि शाह तामस्प के किंगडम में होती है। देन दे गेट मैरिड टू ईच अदर, इन दोनों को प्यार हो जाता है और ये शादी कर लेते हैं। आफ्टर मैरिज दे वर डिपोर्टेड और एग्जाइल फ्रॉम इराक, मतलब उनको देश निकालिया दे दिया जाता है। पहले के ज़माने में यही होता था कि अगर आप लव वगैरह करोगे, कबीर सिंह वगैरह बनोगे, तो फिर आपको देश निकालिया दे दिया जाएगा। और आपको कबीर सिंह ही बनना है तो आप किसी और देश में जाके बनिए, हमारे देश में रहकर आप कबीर सिंह नहीं बन सकते। तो उनको वहाँ से डिपोर्टेड या एग्जाइल मतलब देश निकालिया दे दिया जाता है। किसको? हामिदा बाहू और हुमायूं को। ठीक है, बेचारा हुमायूं वैसे दिल्ली से भागा हुआ, उसको इराक से भी भगा दिया जाता है। अब उनको समझ नहीं आता। फिर देखिए, देन दे मतलब कौन? हुमायूं एंड हामिदा बानू सॉरी, मूव टू अमरकोट, अ सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, सिटी इन पाकिस्तान तो आज की बात है, पहले सब एक ही हुआ करता था। तो हामिदा बानू और हुमायूं अमरकोट की तरफ चलते हैं, कहाँ से? इराक से। आ सिटी इन पाकिस्तान, सिटी में एक, पाकिस्तान में एक सिटी है जिसका नाम है अमरकोट, वहीं दोनों जाते हैं। एट दैट टाइम हामिदा बाहू वॉज प्रेग्नेंट, उस टाइम पे हामिदा बाहू प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, सॉरी बानू है ये, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है, हामिदा बानू है ये, वो उस टाइम प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, सो हुमायूं रिक्वेस्टेड द किंग ऑफ अमरकोट, किंग वीर साल, टू लेट देम स्टे देयर फॉर सम डेज। अब हामिदा बानू वहाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो वो ज़्यादा ना चल सकती ना ट्रैवल कर सकती, तो हुमायूं रिक्वेस्ट करते हैं अमरकोट के राजा से, किंग वीर साल से, कि उनको जब तक वो प्रेग्नेंट हैं तब तक थोड़े दिन के लिए उनको वहाँ रहने दिया जाए, उन दोनों को उनके किंगडम में रहने दिया जाए। ठीक है, उसके बाद किंग वीर साल गेव परमिशन टू स्टे एट अमरकोट, तो किंग वीर साल मान जाते हैं कि ठीक है भाई रह लो। वो भी उनकी हालत देख के बेचारों की हालत देख के वो भी तरस खा जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है रह लो। कहाँ पर? अमरकोट में, उनके किंगडम में। ठीक है, एट अमरकोट इन द पैलेस ऑफ किंग वीर साल हामिदा बाहू गिव बर्थ टू जलालुद्दीन मोहम्मद यानी अकबर। मतलब अमरकोट के, इन पैलेस ऑफ अमरकोट जिसके राजा वीर साल थे, उनके पैलेस में हामिदा बाहू किसको जन्म देती है? जलालुद्दीन मोहम्मद को यानी अकबर को। ठीक है, अब यहाँ पे अकबर जी आ गए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वहाँ पर उनको जन्म देती है। अब जब अकबर पैदा हो जाते हैं तो अब वो वहाँ से भी चल देते हैं, यानी कहाँ से? अमरकोट से। बेचारे हुमायूं इधर से उधर घूमते ही रहे हैं। देन हुमायूं, हामिदा बाहू एंड देयर चाइल्ड जलालुद्दीन मोहम्मद यानी अकबर मूव टुवर्ड्स लाहौर फ्रॉम अमरकोट, अमरकोट से वो कहाँ जाते हैं? लाहौर। कौन कौन? हुमायूं, हामिदा बानू, ये फिर से मिसप्रिंटिंग है, बाहू नहीं है बानू है ये,
ठीक है, हामिदा बानो एंड देयर चाइल्ड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, मूव टुवर्ड्स लाहौर फ्रॉम अमरकोट। अब अमरकोट में तो उन्होंने बोला था कि जब तक हामिदा बानो प्रेग्नेंट है तब तक रहने दो। अब उनके बच्चा हो गया तो उन्होंने भी निकाल दिया कि चलो बेटा निकलो। तो वो फिर जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? लाहौर। एट दैट टाइम किंग ऑफ लाहौर वॉज कामरान मिर्ज़ा। उस टाइम पे जो लाहौर के राजा होते हैं वो होते हैं कामरान मिर्ज़ा। इस नाम को बिल्कुल याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर बहुत ही उनको टफ पेपर बनाना हो या मुश्किल बनाना हो तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब अमरकोट से लाहौर जाते हैं हुमायूं और हामिदा बानो तो उस टाइम लाहौर का राजा कौन होता है? वो है कामरान मिर्ज़ा, ठीक है। अब कामरान मिर्ज़ा वॉज हुमायूंस यंगर ब्रदर, ठीक है। जो कामरान मिर्ज़ा होते हैं वो हुमायूं के छोटे भाई होते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा। हुमायूं के जो भाई होते हैं वो है हुमायूं, ठीक है, कामरान मिर्ज़ा, ठीक है, एंडल मिर्ज़ा, अस्कारी मिर्ज़ा और खलील मिर्ज़ा, इनके भाई होते हैं आपस में, ठीक है। अब देखिएगा ये जो कामरान मिर्ज़ा हैं वो लाहौर के राजा कैसे बने। When Humayun was the king of when Humayun was the king before he fought from Sher Shah Suri, he gives this position to his younger brother कामरान मिर्ज़ा। मतलब शेर शाह सूरी से हारने से पहले जब हुमायूं राजा हुआ करते थे दिल्ली के, तब उन्होंने अपने छोटे भाई कामरान मिर्ज़ा को लाहौर की गद्दी दी थी कि जाओ बेटा तुम लाहौर पे राज करो, ठीक है। और अब ऐसी हालत आ गई थी कि हुमायूं को अपने छोटे भाई से ही मदद मांगने की ज़रूरत पड़ गई। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि वैन हुमायूं एंड हिज वाइफ रीच्ड लाहौर दे मैट कामरान मिर्ज़ा, यानी हुमायूं के छोटे भाई से मिलते हैं वो, हुमायूंस यंगर ब्रदर, ठीक है। वो जब लाहौर पहुंचते हैं तो कामरान मिर्ज़ा से मिलते हैं जो कि वो राजा होता है उस टाइम का। हुमायूं रिक्वेस्टेड कामरान मिर्ज़ा टू हेल्प हिम एंड सपोर्ट हिम सो ही कुड बीट शेर शाह सूरी एंड कुड रिगेन ओवर हिम, ठीक है। मतलब हुमायूं फिर रिक्वेस्ट करता अपने छोटे भाई से कि छोटे भाई मेरे को मदद करो, अपनी सेना भेजो या मेरी सेना के साथ अपनी सेना बनाओ और मेरी मदद करो ताकि मैं शेर शाह सूरी को हराऊं और फिर से मैं दिल्ली पे राज करूं, ठीक है। ये हुमायूं सोचते हैं उस टाइम। तो सबसे पहले तो कामरान मिर्ज़ा इसमें डायरेक्टली बता रखा है कि एग्री हो जाते हैं टू डू अ बैटल विद शेर शाह सूरी। पर इससे पहले एक और पॉइंट है कि सबसे पहले कामरान मिर्ज़ा मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा शेर शाह सूरी से, आप खुद लड़िए, आप खुद जीतिए। और उसके बाद जो इनके भाई होते हैं, पांचों जो चारों भाई होते हैं, वो मिलकर कामरान मिर्ज़ा को मनाते हैं। उसके बाद कामरान मिर्ज़ा मान जाते हैं। उसके बाद ये पॉइंट आता है कि कामरान मिर्ज़ा एग्री टू डू अ बैटल विद शेर शाह सूरी। वो मान जाते हैं कि हम शेर शाह सूरी के साथ फाइट करेंगे। देन ऑन 22 जून 1555 हुमायूं अटैक्ड शेर शाह सूरी, ठीक है। वो हुमायूं जो है अपने छोटे भाई कामरान मिर्ज़ा की हेल्प से फिर अटैक करते हैं शेर शाह सूरी पे। कब? 22 जून 1555 में। इस डेट को बिल्कुल याद रखिएगा। दिस बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ सरहिंद। इस बैटल को किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ सरहिंद। देखिए डेट्स, बैटल की डेट्स और बैटल के नाम याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। चाहे आप ट्रिक्स के थ्रू रखिए, चाहे आप डायरेक्टली याद कीजिए या अपनी खुद ट्रिक्स बना लीजिए, पर ये नहीं भूलना कि डेट क्या थी बैटल की और बैटल जाना किस नाम से जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हुमायूं किसके बीच में लड़ाई हुई सरहिंद की? हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी। अब आप सोच रहे होंगे सिकंदर शाह सूरी कहाँ से आ गया, ये तो शेर शाह सूरी था। अब ये सिकंदर शाह सूरी जो है वो शेर शाह सूरी का बेटा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ना, सन ऑफ शेर शाह सूरी। बाय देन शेर शाह सूरी वॉज डेड। जब तक हुमायूं प्लान बनाता है 1555 में अटैक करता है शेर शाह सूरी पर कि सोच के कि उस गद्दी पे तो शेर शाह सूरी बैठा हुआ है, पर तब तक उसका बेटा राज कर रहा होता है सिकंदर शाह सूरी, क्योंकि उस टाइम तक शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी होती है। तो सिकंदर शाह सूरी बेचारा नया नया राजा होता है, छोटी उम्र का होता है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि राजनीति, युद्ध नीति कैसे बनाई जाती है। इस बात का हुमायूं फ़ायदा उठा लेता है, तो हुमायूं किल सिकंदर शाह सूरी एंड अगेन बिकम द किंग ऑफ दिल्ली, यानी मुगल सल्तनत।
वो सिकंदर शाह सूरी को मार देता है हुमायूं एंड अगेन बिकम द किंग ऑफ मुगल सल्तनत। अगर उस टाइम तक शेर शाह सूरी जिंदा होता तो शायद हुमायूं फिर हार जाता, पर सिकंदर शाह सूरी था, उसका बेटा था, वो बेचारा छोटा था, उसके पास इतना दिमाग नहीं था। इसका फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं ने उसको मार दिया और ही बिकम द किंग ऑफ दिल्ली मुगल सल्तनत अगेन। ठीक है, वो दिल्ली मुगल सल्तनत का दोबारा राजा बन गया। कौन? हुमायूं। तो चलिए अब देखते हैं कि हुमायूं साहब ने काम क्या क्या करे हैं। वो भटकते तो बहुत रहे हैं इधर से उधर, पर ज़रा देख ले कि उन्होंने काम क्या क्या करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका बिल्डिंग्स बाय हुमायूं, कि हुमायूं ने क्या क्या बिल्डिंग्स बनवाई हैं, क्या उनका निर्माण किया है। सो इन 1533 उन्होंने दीनपना सिटी, दीनपना शहर का उन्होंने स्थापना करी दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हैं, ये दिल्ली का मैप है और ये रही आपकी दीनपना सिटी। ठीक है, ये येलो येलो जो है ये दीनपना सिटी है आपकी और ये पूरा दिल्ली का मैप है। ठीक है, 1533 में इन्होंने दीनपना सिटी की स्थापना करी। फिर इन्होंने इसी दीनपना सिटी के अंदर ही शेर ए मंडल की नाम की एक लाइब्रेरी बनवाई, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ऊपर, ये रही शेर ए मंडल। ठीक है, इसमें भी लोगों के बीच में बहुत आर्ग्यू हुआ, हिस्टोरियंस के बीच में आर्ग्यू हुआ कि शेर ए मंडल एग्जैक्टली बनवाई किसने है, शेर शाह सूरी ने बनवाई है या फिर हुमायूं ने बनवाई है। कई लोग कहते हैं कि शेर शाह सूरी और शेर ए मंडल एक जैसा नाम है, तो ये तो शेर शाह सूरी ने बनवाई है भाई। पर अगर इसका हम फैक्ट देखें, अंदर जाके हम इसको देखें, तो इसका ये निकलता है कि सबसे पहले तो शेर ए मंडल जो है वो कहाँ है, वो है आपकी दीनपना सिटी में। ठीक है, जब दीनपना सिटी का ही जो निर्माण है वो हुमायूं ने करा है, तो शेर शाह सूरी कैसे बना सकता है शेर ए मंडल को। और दूसरा फैक्ट ये है कि जो शेर शाह सूरी था उसको गंवार माना जाता है, उसको अनपढ़ माना जाता है कि उसको कुछ नहीं आता था, वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं था। और हुमायूं था जो एजुकेटेड था। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, जो अनपढ़ है, जिसको पढ़ाई की कोई नॉलेज नहीं है, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो लाइब्रेरी बनवा के क्या करेगा। हुमायूं था जो पढ़ा लिखा था, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो वही तो लाइब्रेरी बनवाएगा या वही तो कुछ पढ़ाई की चीज़ बनवाएगा। तो उसने ही शेर मंडल बनवाया था, किसने? हुमायूं ने लाइब्रेरी बनवाई थी। ठीक है, और जो हम नीचे फ़ोटो देख रहे हैं इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट या एक फ़नी फैक्ट ये भी है, फ़नी तो खैर नहीं कह सकते, एक मिस हैपनिंग हुई थी हुमायूं के साथ जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। जो नीचे आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, इन्हीं सीढ़ियों से गिरकर, मतलब शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये ऊपर जा रहे थे या आ रहे थे वो तो उन्हीं को पता होगा, पर इनका पैर फिसला तो इन्हीं सीढ़ियों से वो नीचे आते 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 यहाँ गिर गए और यहाँ गिरकर बेचारे की डेथ हो गई। वहाँ पे दी एंड हो गया हुमायूं का। ठीक है, अपने ही शेर मंडल, अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर उनकी डेथ हो जाती है। देखिए अब आते हैं हमारे थर्ड और इस वीडियो के लास्ट कैरेक्टर, शेर शाह सूरी या फिर आपके फारिद खान। ठीक है, शेर शाह सूरी या फिर फारिद खान। शेर शाह सूरी और फारिद खान जिन्होंने राज किया 1540 से 1545 तक। ठीक है, 1545 में इनकी डेथ हो गई, उसके बाद इनका बेटा सिकंदर शाह सूरी आ गया था, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि शेर शाह सूरी, तो यार का नाम ऐसा है ना कि टंग ट्विस्टर जैसा, शेर शाह सूरी। चलिए छोड़िए, वॉज द फर्स्ट किंग हु डिफीट एनी मुगल एम्पायर। मतलब ये पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने किसी मुगल राजा को हराया था। उसके पहले किसी राजा ने, किसी की हिम्मत नहीं हुई या किसी के में इतना दम नहीं था कि वो मुगल राजा को हरा सकें। ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने किसी मुगल एम्पायर को हराया। ठीक है, इनके फादर का नाम हसन खान सूरी। ठीक है, इनके फादर का नाम हसन खान सूरी था। जो मेन काम जिसके लिए आपके शेर शाह सूरी या फिर फारिद खान, कुछ भी बोल सकते हैं, जो फेमस हुए थे या उनका नाम आज तक गिना जाता है, वो था कि ही स्टार्टेड द रुपया सिस्टम, रुपीज़। पहले क्या हुआ करता था, जैसे राजा किसी से खुश हुए तो 4 सिक्के गोल्ड के या 10 सिक्के गोल्ड के, मतलब सिक्कों की तरह वो चलता था, कोई करेंसी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था कि इतने सिक्के इसको,
इतना चावल इसको, इतना अनाज इसको। पर शेरशाह सूरी ने कहा नहीं कि ये ठीक नहीं है यार, ऐसे भेदभाव होता है। तो उन्होंने रुपया सिस्टम चालू किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स निकाले। जिससे ज़्यादा खुश होते थे उसको गोल्ड कॉइन, ठीक है, या फिर कोई ट्रेड हुई या फिर कोई चीज़ खरीदनी होती थी, मार्केट चलती थी, जिसका ज़्यादा प्राइस होता था वहाँ गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते थे और बाकी सिल्वर कॉइन्स यूज़ होते थे। ये देख लीजिए आप, ये कॉइन्स ऑफ शेरशाह सूरी लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉइन्स ऑफ शेरशाह सूरी। ये गोल्ड के, ये सिल्वर के, ये तो थोड़ा रंग फेड हो गया इनका बाद में जो मिला था हिस्टोरियंस को, वो है ये, वरना उस टाइम ये सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। इन्होंने अपनी ही भाषा में इसमें कुछ लिखा हुआ है, शायद उर्दू भाषा है ये, जिन्होंने अपने कॉइन्स में कुछ लिखा हुआ है। शायद उस टाइम जैसे आजकल गवर्नर लिख देते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वो करता हूँ, तो उस टाइम पे शायद उन्होंने ये भी लिखा हुआ। उस टाइम पे कोई गवर्नर भी रहे होंगे उनके। तो इन्होंने ही स्टार्ट द रुपया सिस्टम, हमारे लिए बस ये मेन है कि स्टार्ट द रुपया सिस्टम, इसमें उन्होंने गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स निकाले थे। चलिए अब ज़रा हम शेर शाह सूरी के काम को देख लेते हैं। वैसे उन्होंने रुपया सिस्टम निकाल के काम तो बहुत अच्छे अच्छे करे, पर उन्होंने कुछ और भी काम करे जिसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। शेर शाह सूरी, वर्क्स ऑफ शेर शाह सूरी। एक तो मेरे से बोला नहीं जाता यार ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। चलिए, पहला है इन्होंने जो पुराना किला या किला ए कुहाना 1541 दिल्ली में बनवाया, जो आजकल पुराना किला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये रही उसकी फ़ोटो, पुराना किला, ठीक है। किला ए कुहाना, अगर पेपर वाले को पेपर मुश्किल बनाना हो या आपको ट्रिक्स या फंसाना हो, तो पुराना किला तो इसका जनरल नाम है, सब जानते हैं। वो ये पूछ लेगा किला ए कुहाना किसने बनवाया, या अगर शेरशाह सूरी ने किला ए कुहाना बनवाया तो कब बनवाया। तो ये मत हो जाने कि यार किला ए कुहाना तो कुछ है ही नहीं। तो जो पुराना किला है वही आपका किला ए कुहाना है, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने काम किया, वो तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। सड़क ए आज़म या ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जो नाम दिया गया था वो नेम्ड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था। पहले इसको सड़क ए आज़म के नाम से जाना जाता था। ये एग्जैक्टली एक रोड थी या हाईवे मान लीजिए, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, दिस रोड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, covers a distance of 2700 kilometer, running through parts of Bangladesh, India, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। ये जो रोड है, ये हाईवे है, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट जो हाईवे है या सबसे पुरानी जो रोड है वो मानी जाती है, जो 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। उस टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर करना एक रोड बनाने के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। रनिंग थ्रू पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये बांग्लादेश से होकर गुजरती है, इंडिया के कुछ स्टेट्स से होकर गुजरती है, पाकिस्तान के स्टेट से होकर गुजरती है, और कहाँ जाके होती है ख़त्म, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। क्योंकि पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब एक ही चीज़ हुआ करते थे, तो ये एक ही रोड बनाई गई थी, ठीक है, जो बनाई गई थी किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। टू मेजर इट्स डिस्टेंस ही मेड अ मेजरमेंट डिवाइस नोन एज कोस मीनार, ठीक है। अब इसने सोचा कि मैं रोड बनवा तो रहा हूँ, पर मैं मेजरमेंट कैसे करूँ कि ये कितने मतलब किलोमीटर की है, या मतलब क्या डिस्टेंस है उसका। तो उसने एक डिवाइस बनाई, मेजरमेंट टू मेजर अ डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइस नोन एज कोस मीनार, जिसका नाम था कोस मीनार। ये भी कभी कभार अगर पेपर टफ आए, वैसे जनरली नहीं आता क्वेश्चन, पर जब बहुत ही पेपर टफ आए या पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो तो ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि कोस मीनार क्या थी और किसने बनवाई थी और क्यों बनवाई थी, ठीक है। कोई मतलब तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों बनवाई थी पहला, दूसरी किसने बनवाई थी, और तीसरा इसका यूज़ क्या था, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस या उसकी जो मेजरमेंट थी वो थी ईच कोस इज इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर, मतलब जितना आज का 1.8 किलोमीटर जो आज का डिस्टेंस है, उतना ही आपका ईच कोस हुआ करता था। यानी आजकल के 1.8 किलोमीटर और एक कोस बराबर माना करते थे, ठीक है।
इट इज़ द क्रिटिकल पार्ट ऑफ सिल्क रूट। जो ये रोड थी वो सिल्क रूट की एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट थी। सिल्क रूट होने में इस रोड का बहुत ही अहम भूमिका थी। ठीक है। एंड अलाउ इंटरनेशनल ट्रेड टू फ्लरिश। इस रोड के बनने से इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो रोडवेज ट्रांसपोर्ट की वजह से मतलब फ्लरिश हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फैलने लग गया इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ से सामान जाना, वहाँ से आना थ्रू ट्रांसपोर्ट बहुत ही बढ़ गया बिकॉज ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। देर आर ऑल्सो सम रेस्ट प्लेसेस फॉर द ट्रेडर्स एट दिस रोड। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उस पर सम रेस्ट प्लेसेस मतलब थोड़े आराम करने के लिए जो ट्रेडर्स या जो भी सामान लेके आते थे या जाते थे ट्रेडर्स, उनके लिए जगह जगह आपका रेस्ट प्लेसेस बनाई गई थी जिससे वो रेस्ट कर सके, थके नहीं, बीमार ना पड़े। ठीक है। और अपना रेस्ट करके अपनी जर्नी आगे स्टार्ट कर सकें। ठीक है। अरावन सीरियस या इंस, इसको इंस के नाम से भी जाना जाता है, एग्जिस्ट टू डेट। यानी जो ये आपके रेस्ट प्लेसेस थे ना उसी का नाम है अरावन सीरियस या इंस, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप जीटी रोड पे जाएंगे, मेरे को एग्जैक्टली लोकेशन तो नहीं पता कहाँ पर है ये, पर जितनी बड़ी जीटी रोड है मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जितनी बड़ी जीटी रोड है आपकी, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे अरावन सीरियस है यानी इंस है, जहाँ पे आज भी लोग रेस्ट करते हैं। अब तो होटल वोटल बन गए यहाँ पे। ठीक है। तो मतलब ये तभी से चला हुआ आ रहा है। तो उस टाइम पे शेरशाह सूरी ने सोचा था कि इतनी बड़ी रोड है, अब आदमी बिना रुके या एक साथ इतने 2700 किलोमीटर तो चल नहीं सकता, तो उन्होंने रेस्ट प्लेसेस बनवाए थे जिसमें से अरावन सीरीज इंस आज तक वहाँ पर है। तो ये रही दोस्तों आपकी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। ये पूरा मैप है उसका। इसको देखिए, उत्तर पाथ के नाम से भी जाना जाता है, शाहराह ए आज़म के नाम से भी जाना जाता है, सड़क ए आज़म के नाम से भी जाना जाता है, बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको बादशाही सड़क मुगलों ने नाम दिया था। ठीक है। द लॉन्ग वॉक के नाम से भी जाना जाता है, और द ग्रैंड ट्रंक या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है जिसको ब्रिटिशर ने नाम दिया था। ठीक है। अब जरा देखिए, ये बांग्लादेश से होती हुई चलती 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 इंडिया में आई, इंडिया की कुछ स्टेट्स कवर करे। ठीक है। कुछ स्टेट्स कवर करने के बाद ये कहाँ घुसती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कुछ स्टेट्स कवर करने के बाद ये कहाँ जाके ख़त्म होती है? काबुल में, यानी अफ़गानिस्तान में। और जो टोटल डिस्टेंस है आपका यहाँ से बांग्लादेश से लेकर और काबुल तक, वो है 2700 किलोमीटर। कितना है? 2700 किलोमीटर। बहुत ही बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया था। ठीक है। इनको इन नाम से भी जाना जाता है, तो ज़रा एक बार नज़र मार लीजिए नाम पे। मैं एक बार फिर आपको नरेट कर देता हूँ। उत्तर पाथ, शाहराह आज़म, सड़क ए आज़म, बादशाही सड़क, द लॉन्ग वॉक और द ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। अगर पेपर में इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो ब्लैंक मत हो जाना। एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ का नाम है, एक ही रोड का इतने सारे नाम हैं जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब सल्तनतों ने दिए हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया? ये है आपकी पूरी ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपकी बांग्लादेश से स्टार्ट होती हुई कहाँ जाती है? सीधा अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ स्टेट्स कवर करती है और इंडिया के कुछ स्टेट्स कवर करती है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि शेर शाह सूरी की डेथ कैसे हुई। ठीक है। शेर शाह सूरी की डेथ कैसे हुई, ये भी एक फ़नी किस्सा है या मिस हैपनिंग है। जैसे हुमायूं जी के साथ हुई थी, वो सीढ़ियों से गिरकर मर गए थे। अब शेर शाह सूरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है। शेर शाह सूरी वॉज डाइड ऑन 22 मई 1545 बाय इट्स ओन कैनन बम एट कलिंजर फोर्ट। अब क्या होता है, शेर शाह सूरी किसी से लड़ाई करने जाते हैं। ठीक है। उनके सैनिक, या ये जो है ना, ये देखिए फोटो में कैनन, इसको कैनन बोला जाता था जिसमें से बम फेंका जाता था। ये रखे आपके नीचे बम। ठीक है। अब इसके सैनिकों ने क्या करा, शेरशाह सूरी के सैनिकों ने, जो मशीन थी ना उसका एंगल
उन्होंने दुश्मनों के ऊपर मारने के बजाय बेचारे शेरशाह सूरी पे एंगल बना दिया। शेरशाह सूरी इनसे आगे खड़ा था, इनके इसके सैनिक पीछे खड़े थे। ठीक है, ये इसकी कैनन, ठीक है, ये कैनन रही। अब क्या किया इन्होंने, एंगल वहाँ मारने की बजाय ना, बम वहाँ मारने की बजाय इन्होंने क्या किया, इस बेचारे के सर पे गिरा दिया। इसके सर पे बम फटा और शेरशाह सूरी भाई साहब की जय हिंद हो गई। ठीक है, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई कब, 22 मई 1545। डेट याद रखिएगा, 22 मई 1545 बाय इट्स ओन कैनन बम, उसके अपने ही बम से मर गया एट कालिंजर फोर्ट। अगर पूछा जाए कि उनकी डेथ कहाँ हुई तो कहाँ पर हुई, कालिंजर फोर्ट पर। ठीक है, हिज टॉम्ब, मतलब जो उसका टॉम्ब है वो कहाँ पर है, सासाराम में। सासाराम में एक जगह है, वहाँ पर उनका टॉम्ब है। ठीक है, विच इज़ मेड बाय मोहम्मद अलीवल खान। जो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब बनवाया है या बनाया है वो किसने बनाया है, मोहम्मद अलीवल खान ने। बहुत ही कम क्वेश्चन आता है अली इनके ऊपर, पर अगर वही बात है, अगर बहुत टफ पेपर बनाए हो या लेवल बहुत ऊपर हो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि शेरशाह सूरी का टॉम्ब किसने बनाया था, तो मोहम्मद अलीवल खान ने। ठीक है, कब बनाया, बिटवीन 1540 टू 1545, 5 साल लग गए शेरशाह सूरी का टॉम्ब बनाने के लिए। 122 फीट हाई जो शेरशाह सूरी का टॉम्ब था वो 122 फीट ऊंचा है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया। जो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वो एज अ सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 122 फीट हाई है। ठीक है, कब बना है, बिटवीन 1540 टू 1545, मेड बाय मोहम्मद अलीवल खान। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि सेकंड ताजमहल किसको कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि शेरशाह सूरी के टॉम्ब को। ठीक है, या पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, एज सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया। ठीक है, या अगर उसे हाइट पूछ ली जाए तो कुछ पूछ लिया जा सकता है, सब कुछ इसमें कवर है, सब कुछ इसमें कवर है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। जो बाकी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एट लास्ट मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट बता के जाना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपको भी एक ऊर्जा आए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका आज का मोटिवेशनल कोट, बर्न योर बोट्स। अब बर्न योर बोट्स का मतलब होता है कि दोस्तों, जब पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो चाइना के सोल्जर्स जब थ्रू सी, मतलब समुद्री यात्रा के द्वारा लड़ाई करने जाते थे, तो जब वो पहुंचते थे एनिमी के लैंड पर तो अपनी बोट वो खुद जला दिया करते थे। देखिए जैसे इस फोटो में जला रखी है, वो खुद अपनी बोट जला दिया करते थे कि फिर उनके पास दो ही ऑप्शन बचते थे, पहला या तो खुद मर जाओ या दूसरा एनिमी की बोट लो और वापस जाओ, मतलब एनिमी को मारकर उनकी बोट लेकर आप वापस अपनी कंट्री जाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी यही है दोस्तों, या तो आप लग जाओ पढ़ाई में, ठीक है, मतलब या तो आप एनिमी की बोट लेकर चले जाओ वापस, या तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, साफ सीधी क्लियर सी बात है, या तो फिर आप यहीं मर जाओ। क्योंकि रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत चाहिए। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल कोट आज का याद रखो, बर्न योर बोट्स। या तो लग जाओ या तो छोड़ जाओ, या तो पूरी तरह लग जाओ, हर चीज़ का त्याग कर दो, 10 से 12 घंटे रोज़ दो। एक बार अगर आपको जॉब मिल गई, एक बार आप अच्छी पोस्ट पे चले गए, तो जितनी इज्जत आज मिलती है ना दोस्तों, उससे डबल इज्जत मिलेगी, डबल क्या 100 गुना इज्जत मिलेगी। 1 साल की बात है, 1 साल मेहनत, 1 साल मेहनत की बात है, 1 साल मेहनत कर लो या तो फिर ज़िंदगी भर भटकते रहो। ठीक है, तो बर्न योर बोट्स, ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है, जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे, नींद आए, बोर हो रहे हो, तो बर्न योर बोट्स याद रखना कि या तो लग जाओ या तो छोड़ जाओ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने फिर। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई
तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उससे भी ज़्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, और बाकी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा जिसकी वजह से आपको पेपर क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों अपना टाइम देने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।